अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल लॉ अनवील्ड में। जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट चल रही थी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, हमने पिछली 2 वीडियोस में हम बयान कर चुके थे कि यूएसए कैसे आज़ाद हुआ, एक कन्फेडरेशन लेकर फेडरेशन तक, और जो पहले चेन रिएक्शन इवेंट्स थे कि किस तरह से यूएसए ने कि वो कौन से सीरीज़ ऑफ इवेंट थे जिसने मजबूर किया उनकी रियासतों को कि हम जो है अलग इख्तियार करें एज अ मतलब ब्रिटिश कॉलोनी से। तो हमने देख किया कि डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज बाय इंग्लैंड देख के, जैसे कॉन्टेक्चुअल एग्रीमेंट हम देख के आए, किस तरह जेम्स मेडिसन ने काम किया था, हैमिल्टन ने काम किया था, मतलब एक यूएसए को आज़ाद करवाने में। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा कि 1789 में यूएसए आज़ाद हो चुका था, उनका अपना आइन था। ठीक, तो आइन को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो सबसे बड़ा मसला आया था वो आया था राइट्स का सबसे बड़ा मसला आया था कि जब स्टेट्स ने बोला, रियासतों ने बोला कि जिस चीज़ पर हम आज़ाद हुए कि हमारे हक कहाँ हैं, तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो जो जेम्स मेडिसन थे, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उन्होंने उसी ईयर 1789 में काम शुरू कर दिया था, जो है मतलब काम शुरू कर दिया गया कि हम उनको राइट्स फराहम करें, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स फराहम करें, क्योंकि जो स्टेट रिजर्वेशन थी उसको दूर करने के लिए। तो 1789 में जो है काम शुरू हुआ और 1791 में जो है उस पर काम पूरा हो चुका था, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। तो जेम्स मेडिसन ने जो है ड्राफ्ट किया था बिल ऑफ राइट्स को ही। जब उसने पहला ड्राफ्ट पेश किया तो उसमें 17 राइट्स थे। तो आगे चल के जब डिबेट कांग्रेस में हुई तो वो राइट्स जो है 12 हुए, लेकिन जब तक पास होते होते वो जो है 10 आर्टिकल्स हो गए, मतलब 10 राइट्स हो गए। तो बिल ऑफ राइट्स उनको कहा जाता है कि जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स है इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। अब देखते हैं कि फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स कौन सी। अच्छा, ये सारी फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स बिलोंग्स टू फंडामेंटल राइट्स, मतलब वो सारी फंडामेंटल राइट्स को जिक्र करती हैं, उसमें जो उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं यूएसए की आवाम को, तो उनके लिए हैं। तो पहला ये कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रेस एंड एक्सप्रेशन, कि कांग्रेस कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसपे जो है किसी रिलीजन पर बार लगाया जाएगा, किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच पर बार लगाया जाएगा, किसी के एक्सप्रेशन पे रिलीजियस राइट डिनाई कर दिए जाएंगे कि आप आज़ाद हैं, आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस करें, क्योंकि यूएसए का कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं है, तो आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं। मतलब उसको आपके पहले राइट ने आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रेस एंड एक्सप्रेशन दी, मतलब उसमें प्रेस फ्रीडम आ जाती है, रिलीजियस राइट, एक्सप्रेशन राइट, राइटिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं आर्टिकल्स वगैरह के हिसाब से, प्रोफेस एनी रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो उस पहले राइट ने जो है आवाम को ये सब कुछ प्रोवाइड किया। उसके बाद उसी में आता है कि पटिशन टू गवर्नमेंट फॉर रिड्रेस ऑफ एनी ग्रीवेंस, कि आपको एक यूएसए की आवाम को अगर कोई मसला है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पटिशन कर सकते हैं कि भाई हमारा ये मसला है और इस मसले को हल किया जाए। ये भी किसने, यूएसए के आइन में ही ये बात की गई है। उसके बाद है राइट टू हैव आर्म्स। हम देखते हैं कि ये बहुत सारे मसले अभी भी यूएसए में रिसेंटली हमने देखा कि जैसे स्कूल में बच्चों की किलिंग हो रही थी, तो मतलब क्यों, क्योंकि उन्होंने आइन ने अलाउड कर रखा है कि आपने अपने पास असला रख सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए असला रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद जो तीसरा है सोल्जर्स एट होम, इसमें था कि नो सोल्जर इज अलाउड टू ऑक्यूपाई एनी हाउस इन पीस टाइम नॉर इन वार टाइम अनलेस गवर्नमेंट मेक्स रूल्स। कि ऐसा था कि जब जंग की सूरत हाल थी, जैसे पहले बरतने के जो फौजी रहते थे यहाँ पे, तो वो कब्जा कर लेते थे पब्लिक के घरों के ऊपर। तो इसमें मना कर दिया गया कि भाई चाहे वो यूएसए का ही आर्मी मैन क्यों ना हो, तो उनको अलाउड नहीं है कि आप किसी के घर पे कब्जा करें। ठीक, किसी घर पे कब्जा करें, इवन इन वार टाइम पे भी नहीं कर सकते, सवाए इसके गवर्नमेंट कुछ स्पेशल उसके रूल्स बनाए। उसके बाद जो आर्टिकल मतलब बिल ऑफ राइट का जो 4th क्लॉज है, या 4th हम इसको आर्टिकल बोल सकते हैं, कि नो एनी अरेस्ट फोर्सफुली विदाउट वारंट, कि आप किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं करेंगे, मतलब आप उसकी राइट टू लाइफ का ख्याल रखेंगे। नॉट अलाउड टू सीज एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को आप सीज नहीं करेंगे, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को आप सीज नहीं करेंगे विदाउट एनी ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद ट्रायल जो 5th है, ट्रायल एंड पनिशमेंट, कंपनसेशन, डबल जियोपार्डी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि नो एक्सेसिव फाइन और पनिशमेंट अनलेस प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ जूरी, कि आप किसी को भी एक्सेसिव फाइन किसी के ऊपर भी नहीं लगाएंगे, ना ही उसको पनिश करेंगे अनलेस इन फ्रंट ऑफ जूरी, की जब तक आप उसको कोर्ट में जूरी के सामने पेश नहीं करेंगे तब तक आप उसको पनिशमेंट नहीं देंगे। जूरी का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ चुका है, यूके की हमने प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है। जूरी होता क्या है कि जब इसमें एक जज बैठता है और उस पर जो है
मतलब लोकल बंदे बैठते हैं उसके नीचे, वो देखते हैं कि जो क्राइम हुआ है वो वजह क्या थी क्राइम की, जो सरकमस्टेंसेस थे वो क्या सरकमस्टेंसेस थे कि जो क्राइम कमिट हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए ने किसी का कत्ल कर दिया तो जूरी बैठेगी, तो जूरी क्या देखेगी कि वो फॉर एग्जांपल वो यूएसए की रियासत है फिलाडेल्फिया, वहाँ पे किसी ने कत्ल कर दिया, तो जूरी भी उसी लोकल एरिया के लिए जूरी बैठती है, वो देखती है कि इस ए ने क्यों उसका कत्ल कर दिया। वो 4 लोग हुए, 8 लोग हुए, 10 लोग हुए, वो देखेगी, फिर वो अपनी रिपोर्ट देगी जज को, तो जज उस रिपोर्ट के हिसाब से जो है फैसला देगा अपना। तो ये होता है जूरी का काम। मतलब जूरी क्राइम की नौयत को देखती है कि भाई क्या सरकमस्टेंसेस थे कि इसने ये क्राइम किया। उसके बाद नो डबल पनिशमेंट, कि आप किसी भी शख्स को एक ही क्राइम में 2 बार पनिशमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद नो पर्सन फोर्स टू विटनेस इन हिज ओन केस, कि किसी को भी आप जो है वो फोर्स नहीं करेंगे वो अपने खिलाफ ही गवाही दे कोर्ट में, अपने खिलाफ गवाही दे, हाँ भाई ये मैंने काम किया है, मतलब किसी को भी आप फोर्स नहीं करेंगे। नॉट अलाउड टू पनिश रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है बैक डेट से। फॉर एग्जांपल जैसे आज 3 तारीख है तो मैंने एक जो है वो कोई गलत काम कर लिया है, कोई क्राइम कर लिया जिसकी पनिशमेंट है कि 5 साल कैद की सज़ा, ठीक, लेकिन कल को मुझे फॉर एग्जाम्पल 5 साल की सज़ा हो भी जाती है, लेकिन कल को 8 तारीख को गवर्नमेंट ने लॉज चेंज करके उसमें लिख दिया कि जिसने ये वाला क्राइम किया है उसको 10 साल कैद की सज़ा। तो मुझे इस चीज़ से प्रोटेक्शन मिली हुई है कि नॉट अलाउड टू पनिश रेट्रोस्पेक्टिवली, कि आपको बैक डेट से पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद है कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सीज अंटिल स्टेट प्रोवाइड कंपनसेशन, अंटिल स्टेट प्रोवाइड कंपनसेशन। ये कैसे कि जैसे किसी की प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक इन यूज़ के लिए यूज़ करनी पड़ती है, जैसे वहाँ पे कोई रेलवे ट्रैक हमें बिछाना है या जैसे वहाँ पे कोई मेट्रो स्टेशन बनाना है, क्यों, वो पब्लिक गुड के लिए। तो अगर वो गवर्नमेंट उससे प्राइवेट प्रॉपर्टी उससे ले भी रही है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ले भी रही है तो उसको एडिक्वेट कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक। उसके बाद जो छठा क्लास है, छठा आर्टिकल है वो है स्पीडी ट्रायल एंड कन्फ्रंटेशन ऑफ विटनेसेस। वैसे जो यूएसए की मैंने बताया कि बिल ऑफ राइट में आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 अबाउट लीगल सिस्टम के, उसके लीगल सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि यूएसए का लीगल सिस्टम मतलब कैसा होगा। तो आर्टिकल 6 बोल रहा है कि अक्यूज शैल बी लायबल फॉर स्पीडी ट्रायल एंड पब्लिक ट्रायल, कि अक्यूज को कि मतलब उसको हम स्लो ट्रायल नहीं करेंगे, उसको जल्द से जल्द इंसाफ फराम करेंगे कि भाई अगर वो है तो अक्यूज उसने वो काम किया है या नहीं किया, उसको फजूल में जो हम कैद नहीं रखेंगे, मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ही रहेगा वो। उसके बाद ये कि पब्लिक ट्रायल, अगर वो पब्लिक ट्रायल डिमांड करेगा तो उसको पब्लिक ट्रायल उसको दिया, मतलब आवाम के सामने उसका ट्रायल किया जाएगा, मतलब जिसे हम खोलते हैं कि खुली अदालत, ठीक। उसके बाद ये कि जूरी बिलोंग्स टू सेम स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो जिस स्टेट में वो क्राइम हुआ है उसी स्टेट की, उसी डिस्ट्रिक्ट की वो जूरी बैठेगी। ऐसे नहीं कि अगर फिलाडेल्फिया में क्राइम हुआ है तो वाशिंगटन की जूरी बैठेगी, नहीं, वो उस स्टेट की जो है जूरी बैठेगी उस पर। उसके बाद है क्रिमिनल शैल कन्फ्रंट विटनेसेस, मतलब वो विटनेस और क्रिमिनल का आपस में आमना सामना होगा, वो एक दूसरे क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड काउंसिल फॉर डिफेंस, जैसे कोई एक बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि भाई आपने ये काम कर दिया, आपने ये काम कर दिया, अब उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो अपना डिफेंस में काउंसिल जो है वो ले सके, अपना केस लड़ सके, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको प्रोवाइड करना, मतलब यूएसए के आइन ने बाहर लगा दिए उसके। अच्छा, उसके बाद जो 7th आर्टिकल है इसका बिल ऑफ राइट का, ट्रायल बाय जूरी इन सिविल केसेस। वैसे तो हमने देखा कि जूरी हमेशा क्रिमिनल केसेस में बैठती है, लेकिन यूएसए की आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए अलाउड करता है कि सिविल केसेस में भी जूरी बैठती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये बात प्रैक्टिस में बहुत कम ही है, लेकिन अगर एक बंदा जिसकी कोई राइट डिनाई हुए हैं वो चाह रहा है कि भाई मेरे जो सिविल केस है वो भी जूरी देखे, तो वो ये डिमांड कर सकता है और इसकी डिमांड ये पूरी भी होगी। उसके बाद है कि क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट, नो एक्सेसिव फाइन, कि नो एक्सेसिव फाइन एज पर ऑफेंस। अगर ऑफेंस छोटा है तो ऑब्वियसली फाइन भी छोटी है, अगर ऑफेंस बड़ी नौयत का है तो फाइन भी बड़ी नौयत की, मतलब कोई क्रूअल पनिशमेंट नहीं करेंगे। जैसे नो एनी अनह्यूमन पनिशमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आपने गैस चैम्बर में बंद कर दिया, वहाँ पे आपने ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम कर दी तो दम घुटने की वजह से वो तड़प तड़प के मर जाएगा, या आपने वहाँ पे कोई ऐसी गैस छोड़ दी जो जहरीली गैस छोड़ दी तो वो भी दम घुटने की वजह तड़प तड़प के मर जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, अगर फॉर एग्जांपल उसको मारना है तो आप उसको एक सिंपल, मतलब जल्दी से आप उसको, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ये कि भाई उसको कि उसकी मतलब पनिशमेंट देर थी है, कैपिटल पनिशमेंट है उसकी, तो आप उसको ऐसी कैपिटल पनिशमेंट इस हिसाब से देंगे जहाँ आपके उसको ईज़ा ना पहुँचे, ठीक। उसके बाद है कि स्पेसिफिक राइट्स लैकिंग, ये जो है एक
मतलब आप देख सकते हैं कि बोल सकते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को ये इस आर्टिकल ने बहुत ही हद तक जिंदा कर रखा है। कैसे कि राइट्स विच आर नॉट प्रेजेंट एंड इफ यू थिंक इट इज योर राइट सो इट इज योर राइट। मेन पॉइंट टू बी कॉल्ड रिपब्लिक, पावर टू पीपल, कि जो राइट अभी हमने देखा कि जो हम पीछे 8 आर्टिकल्स तक पढ़ के आए, तो हम किसी भी अगर मतलब जैसे अगर हम पाकिस्तान की आइन उठा के देख लें तो वहाँ पे जैसे लिखा होता है कि भाई जो हमारे 8 से लेकर 28 तक हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जो यहाँ पे नहीं है, मतलब हमारे 8 से 28 में नहीं है, तो वो कोई और राइट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है बिल ऑफ राइट के आर्टिकल नंबर 10 में कि जो राइट्स इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन आवाम अगर समझती है कि ये उनका हक है तो ये उनका बिल्कुल हक है। जैसे अबॉर्शन का राइट है वुमेन का, अभी वो अवेलेबल तो नहीं है उनकी आइन में, मतलब जैसे भाई राइट टू अबॉर्शन फॉर वुमेन्स वो अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन वो बोलती हैं कि हमारा हक है, तो वो अपना हक क्लेम कर सकती हैं। यही वजह है कि हम यूएसए अपने आप को जैसे रिपब्लिक बोलते हैं कि पावर टू पीपल, उसने क्या किया कि पावर टू पीपल, उसने आवाम को आला रखा है। क्योंकि आप जब भी आप यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे वो बोलेंगे वी द पीपल ऑफ यूएसए। उसके बाद पावर ऑफ स्टेट्स एंड पीपल, के पावर्स विच आर नॉट डेलीगेटेड टू सेंटर बिलीव टू बी एट स्टेट्स और एट पीपल कि जो पावर, जो ताकत रियासत के पास नहीं है, मतलब सेंटर के पास नहीं है, तो वो ये बात मानी जाएगी कि वो पावर किसके पास है, रियासत के पास है। जो रियासतें हैं उनकी, जो स्टेट्स हैं उनके पास, क्योंकि वहाँ पे अवाम रहती है, तो वो पावर उनको दी जाती है। मतलब जो सेंट्रल पावर एक्सरसाइज नहीं करता वो पावर उनके अवाम के पास है। और ये केस है मरबरी वर्सेस मेडिसन, उसमें भी ये डिसाइड हुआ था कि एवरी पावर ऑफ स्टेट डेलीगेटेड फ्रॉम पीपल के हर पावर जो रियासत के पास है वो कहाँ से ली गई है, उसकी सोर्स क्या है कि उसकी सोर्स अवाम है। क्योंकि आप जब भी आप अगर देखेंगे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को, वो स्टार्ट यहाँ से होता है कि वी द पीपल ऑफ यूएसए, मतलब हम यूएसए के अवाम आपको ये हक देते हैं, आपको ये पावर देते हैं। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू बिल ऑफ राइट के यूपर। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में या मुख्तलिफ दुनिया कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी हकों की बात की जाती है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुनियादी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुनियादी हक हैं वो बिल ऑफ राइट्स को माना जाता है। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात की जो उसमें लिखा होता है कि स्पेसिफिक राइट्स लेकिन कि जो राइट्स बिल ऑफ राइट में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं वो आपके राइट है तो वो आपका राइट है। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो बिल ऑफ राइट के ऊपर। इंशाल्लाह हम आगे चल के प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, कांग्रेस को पढ़ेंगे, लॉ मेकिंग कैसे होती है वो पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल लॉ मिल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।